नमस्कार। आज की वीडियो में बात उस ड्रामा की जिसको एरिस्टोटल ने बेस्ट ड्रामा करार दिया है। बेशक ये एक अच्छी ट्रेजेडी है, मतलब इसमें जो ट्रेजेडी कभी अच्छी नहीं होती वैसे तो, लेकिन ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जिस तरीके से पेश किया गया है ड्रामा को, वो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बेस्ट है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम भी इसमें एकदम खो जाते हैं। और जो पैरामीटर्स हैं ट्रेजेडी को नापने के कि उसमें फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर अराउज होनी चाहिए, तो वो पूरी तरीके से इस ड्रामा में अराउज होती हैं। जो दास्तान है इस ड्रामा की, निस्संदेह वो बड़ी भयानक है। और जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं इसको पूरा अपलोड करूँगी, एक एक वर्ड एक एक लाइन जो मेरा तरीका है उसी तरीके से पढ़ाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम इसकी समरी देखेंगे और कुछ इसकी थीम्स पर भी बात होगी। और थीम्स पर भी मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी, इस पर क्वेश्चन आंसर्स बाद में अपलोड करूँगी। आज सिर्फ हम इसकी समरी और थीम्स के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। When the play opens, the city of Thebes is wasting away under a plague that leaves its fields and women barren. अच्छा, ये जो आपको ऑब्लिक लगाकर तीन टाइटल्स दे रखे हैं, इडिपस रेक्स, इडिपस द किंग, इडिपस टिरेनस, तो इन तीनों ही नामों से इस ड्रामा को जाना जाता है। ओरिजिनली ये ड्रामा ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, तो कई ट्रांसलेटर्स ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो आपको इसके टेक्स्ट भी अलग अलग मिलेंगे, एक जैसा टेक्स्ट नहीं मिलेगा जैसे कि आपको बाकी ड्रामाज का मिलता है, इंग्लिश ड्रामाज का। तो ये ड्रामा जब शुरू होता है तो थीव्स इज वेस्टिंग अवे, यानी कि थीव्स बर्बाद हो रहा है। ये ड्रामा जहाँ सेट है उस जगह का नाम थीव्स है, एक राज्य है यूनान का जो कि बर्बाद हो रहा है अंडर अ प्लेग, एक प्लेग की वजह से, दैट लीव्स, जिसने छोड़ रखा है, जिसने कर रखा है, इट्स फील्ड्स, इसके खेतों को, एंड विमेन, और इसकी औरतों को, बैरन माने बंजर। तो एक प्लेग ऐसा फैला हुआ है थीब्स में जिसकी वजह से वहाँ के खेतों में फसलें पैदा नहीं हो रही हैं और औरतों को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे पैदा हो भी रहे हैं तो वो मरे हुए पैदा हो रहे हैं। इडिपस द किंग ऑफ थीब्स, इडिपस जो कि थीब्स का राजा है, हैज सेंट हिज ब्रदर इन लॉ, उसने अपने साले को भेजा हुआ है और उसके साले का नाम है क्रियोन। कहाँ भेजा है? टू द हाउस ऑफ अपोलो, अपोलो के हाउस में, टू आस्क, ये पूछने के लिए, टू आस्क द ऑरिकल, ऑरिकल से ये पूछने के लिए, हाउ टू पुट एन एंड टू द प्लेग, कि इस प्लेग का अंत कैसे किया जाए। तो यूनान की सारी समस्याओं का जो हल होता था वो ऑरेकल के पास होता था। आपने अगर कुछ यूनानी फिल्में देखी हैं, जैसे कि 100, तो मुझे लगता है सभी ने देखी होगी, सॉरी वो 100 नहीं था, 300 था। तो वहाँ भी उसमें फिल्म में भी ऑरेकल दिखाया गया है। तो यूनान में जब भी कोई समस्या होती थी तो लोग उसका समाधान पूछने के लिए ऑरेकल के पास जाते थे। तो यहाँ भी इडिपस रेक्स अपने साले क्रियोन को भेजता है कि जाओ भैया ऑरेकल से पूछ के आओ आखिर इस समस्या की वजह क्या है और उसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो क्रियोन रिटर्न्स बियरिंग गुड न्यूज़, क्रियोन वापस आता है खुशखबरी लेकर, और वो खुशखबरी क्या है? वंस द किलर ऑफ द प्रीवियस किंग लियास इज फाउंड, कि एक बार अगर यहाँ के पहले राजा, पिछले राजा इडिपस रेक्स से पहले जो राजा थे लियास, उनका हत्यारा एक बार अगर मिल जाए, थीव्स विल बी क्योर्ड ऑफ द प्लेग, तो थीव्स का इलाज हो जाएगा इस प्लेग से, यानी निजात मिल जाएगी, उसको छुटकारा मिल जाएगा। लियास वॉज जोकास्टाज हस्बैंड, लियास कौन था? जोकास्टा का पति था। बिफोर शी मैरिड इडिपस, यानी उसकी शादी इडिपस से होने से पहले। तो इस वक्त इडिपस राजा है और जोकास्टा उसकी पत्नी है, रानी है। और जोकास्टा का जो पहला पति था वो लियास था, और लियास का मर्डर हुआ था। उसके मर्डर के बाद जो विधवा रानी जोकास्टा थी उसकी शादी इडिपस से हुई है। हियरिंग दिस, इसको सुनकर इडिपस स्वीयर्स, इडिपस कसम खाता है, ही विल फाइंड द मर्डरर, कि वो हत्यारे को ढूंढ लेगा, एंड बैनिश हिम, और ढूंढ कर उसको देश निकाला दे देगा, इस यहाँ से बाहर निकाल देगा। ही आस्क क्रियोन सम क्वेश्चंस, वो क्रियोन से कुछ सवालात पूछता है। वेयर वॉज लियास मर्डर्ड, कि लियास का खून कहाँ हुआ था। डिड एनीवन सी द क्राइम, क्या किसी ने इस जुर्म को देखा था, क्या कोई उसका चश्मदीद गवाह है।
हाउ मैनी मैन किल्ड हिम, कितने लोगों ने लियास को मारा था? क्रियोन आंसर्स, क्रियोन इसका जवाब देता है, लियास वॉज किल्ड आउटसाइड द सिटी बाय अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स। तो शहर के बाहर लियास की हत्या हुई थी एक ग्रुप के द्वारा, यानी जो रॉबर्स हैं, लुटेरे हैं, लुटेरों के एक ग्रुप के द्वारा उसकी हत्या हुई थी। एंड द ओनली विटनेस, और एकमात्र चश्मदीद गवाह, वॉज अ शेफर्ड, एक चरवाहा था, हु स्टिल लिव्स नियर बाय, जो अभी भी पास में ही रहता है। हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर इडिपस आस्क्स द पीपल ऑफ थीब्स, इडिपस थीब्स के लोगों से पूछता है, इफ एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से किसी को भी मालूम है, एनी इंफॉर्मेशन, कोई सूचना, अबाउट द किंग्स डेथ, राजा की मृत्यु के बारे में। द कोरस, फिर कोरस की एंट्री होती है, रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ थीब्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नुमाइंदगी कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है थीब्स के लोगों की। तो वो कोरस सजेस्ट, ये सुझाव देता है दैट इडिपस कंसल्ट टियर्सियास, तो वो उसका सुझाव है कि इडिपस को टियर्सियास से सलाह लेनी चाहिए, द ब्लाइंड प्रॉफिट, जो कि एक अंधा भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, पैगंबर है, मतलब जो सही चीज़ें बता सकता है, सत्य बता सकता है। इडिपस टेल्स देम दैट ही हैज़ ऑलरेडी सेंट फॉर टियर्सियास, तो इडिपस उनको बताता है कोरस को कि उसने पहले ही टियर्सियास को बुलावा भेज रखा है, यानी उसको बुलाया हुआ है। When टियर्सियस arrives, जब टियर्सियस आता है, he seems reluctant to answer इडिपस questions, तो वो थोड़ा अनमना है इडिपस के सवालों का जवाब देने में, मतलब देना नहीं चाहता। Warning him that he does not want to know the answers, उसको ये चेतावनी देते हुए कि वो जवाब जानना नहीं चाहता। इडिपस थ्रेटन्स हिम विद डेथ, इडिपस उसको मृत्यु का भय दिखाता है, उसको धमकी देता है कि मार डालूंगा तुम्हें। एंड फाइनली टियर्सियस टेल्स हिम दैट इडिपस हिमसेल्फ इज द किलर, और अंततः टियर्सियस उसको ये बताता है कि तुम ही हत्यारे हो, तुमने ही लियास का खून किया है। एंड दैट हिज मैरिज इज़ अ सिंफुल यूनियन, और ये जो तुम्हारी शादी है वो पाप से भरी हुई यूनियन है, यानी ये जो शादी है पाप है जो तुमने की है। इडिपस टेक्स दिस एज एन इंसल्ट, अभी वो ये नहीं बताता कि ये पाप से भरी हुई क्यों है शादी, लेकिन इडिपस कहता है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। एंड जम्प्स टू द कंक्लूजन दैट क्रियोन पेड टियर्सियस टू से दीज थिंग्स, और ये निष्कर्ष निकालता है कि क्रियोन ने तुमको रिश्वत दी है ये सब बातें बोलने के लिए। ही ऑल्सो मॉक्स टियर्सियस, वो टियर्सियस का मजाक भी बनाता है, कौन? इडिपस। टेलिंग हिम, उसको ये बताकर दैट ही इज़ नो प्रॉफिट, कि तुम कोई प्रॉफिट नहीं हो, तुम कोई भविष्यवक्ता नहीं हो। अ प्रॉफिट शुड हैव बीन एबल टू आंसर द स्फिंक्स रिडल, अगर तुम एक प्रॉफिट होते तो तुम स्फिंक्स की जो पहेली थी उसका जवाब देने में समर्थ होते, तुम दे चुके होते। बट इडिपस हिमसेल्फ वॉज द ओनली वन हु कुड, बल्कि इडिपस ही एकमात्र ऐसा बंदा था जो स्फिंक्स की पहेली का जवाब दे पाया था। टियर्सियस counters that although he has no sight, Oedipus is the one who is blind to the truth. तो टियर्सिस ये जवाब देता है कि हालांकि मेरी आंखें नहीं हैं, मैं अंधा हूं, लेकिन तुम सत्य के प्रति अंधे हो, यानी तुम आंखें होते हुए भी सत्य को नहीं देख पा रहे, तो तुम मुझसे भी बड़े अंधे हो। He asks him whose son he is and reminds him of the curse on his parents' heads. तो फिर टियर्सियस उससे कहता है कि तुम ज़रा याद करो कि तुम किसके बेटे हो, और याद करो कि तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, उनके सिरों पर कौन सा श्राप था, कर्ज था। He tells him that he will leave Thebes in shame, और टियर्सियस उससे कहता है कि तुम जब थीब्स को छोड़ के जाओगे तो बहुत शर्मिंदगी के अंदाज में यहाँ से छोड़ कर जाओगे, शर्मिंदा होकर यहाँ से जाओगे। फ्यूरियस, नाराज होकर, इडिपस डिसमिसेस हिम, इडिपस उसको भगा देता है। एंड टियर्सियस गोज, और टियर्सियस चला जाता है, रिपीटिंग एज ही डज,
दोहराते हुए, जैसा कि वो उसने कहा था अपनी बात को दोहराते हुए, दैट लियास किलर इज राइट हियर बिफोर हिम, कि लियास का हत्यारा उसके सामने खड़ा है। अ मैन हु इज हिज फादर्स किलर, एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा बंदा जो कि अपने पिता का हत्यारा है, एंड हिज मदर्स हस्बैंड, और अपनी माँ का पति है। अ मैन हु केम सीइंग बट विल लीव इन ब्लाइंडनेस, एक ऐसा बंदा जो जब यहाँ आया था तो उसकी आंखें सलामत थीं, यानी देख सकता था, लेकिन जब यहाँ से जाएगा तो अंधा होकर जाएगा। क्रियोन एंटर्स, इसी बीच क्रियोन प्रवेश करता है। आस्किंग द पीपल अराउंड हिम, अपने चारों ओर लोगों से पूछता है, इफ इट इज ट्रू, क्या ये सच है, दैट इडिपस स्लैंडरसली अक्यूज्ड हिम, कि इडिपस ने उसके ऊपर दोष लगाया था। स्लैंडरसली मतलब बदनामी से भरा हुआ, उसके नाम पर धब्बा लगाते हुए उसको दोषी ठहराया था। अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया था ना कि इडिपस टीयर्सियस से कहता है कि तुम जो कुछ बोल रहे हो वो क्रियोन के कहने पर बोल रहे हो, और क्रियोन से आप परिचित ही हैं, जोकास्टा का भाई है और इडिपस का साला है इस वक्त। तो वो पूछता है क्या उसने मेरे ऊपर दोष लगाया था। द कोरस ट्राइज टू मीडिएट, कोरस कोशिश करता है बीच बचाव करने का, बट इडिपस, लेकिन इडिपस एपियर्स आ जाता है एंड चार्जेस क्रियोन, और क्रियोन पर आरोप लगाता है विद ट्रेजन, कि तुमने गद्दारी की है। द मैन फाइट अंटिल जोकास्टा इडिपस वाइफ अराइव्स, दोनों लोग यानी इडिपस और क्रियोन झगड़ते हैं जब तक कि जोकास्टा, जो कि इडिपस की पत्नी है और क्रियोन की बहन है, जब तक वो नहीं आ जाती। दे एक्सप्लेन द नेचर ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट टू जोकास्टा, उनका जो आर्ग्यूमेंट है, जो तर्क वितर्क है, उसको वो जोकास्टा के सामने पेश करते हैं। हु बेग्स इडिपस टू बिलीव क्रियोन, जो कि इडिपस से प्रार्थना करती है कि भाई मेरे इडिपस, आप मेरे भाई पर विश्वास करो। द कोरस ऑल्सो बेग्स इडिपस टू बी ओपन माइंडेड, कोरस भी इडिपस से ये प्रार्थना करता है कि तुम अपना दिमाग खोलो, एंड इडिपस अनविलिंगली रिलेंट्स एंड अलाउज क्रियोन टू गो। अब इडिपस अनमने ढंग से मान जाता है और क्रियोन को जाने देता है। जोकास्टा आस्क्स इडिपस व्हाई ही इज सो अपसेट, जोकास्टा इडिपस से पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, एंड ही टेल्स हर व्हाट टीयर्सियस प्रोफेसीड, और वो बताता है जोकास्टा को जो कुछ भविष्यवाणी टीयर्सियस ने की थी। जोकास्टा comforts him by telling him that there is no truth in oracles or prophets, जोकास्टा उसको सांत्वना देती है ये कहते हुए कि ये जितने भी भविष्यवक्ता हैं या ऑरिकल हैं, ये सब बकवास करते हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। एंड शी हैज़ प्रूफ, और इसका प्रमाण भी उसके पास है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, एन ऑरेकल टोल्ड लियास, एक ऑरेकल ने लियास को बताया था, दैट हिज ओन सन वुड किल हिम, कि उसका अपना बेटा ही उसको मारेगा। एंड एज अ रिजल्ट ही एंड जोकास्टा गेव देयर इन्फेंट सन टू अ शेफर्ड, और इसका परिणाम ये हुआ कि जोकास्टा और लियास ने अपना बेटा, जब वो शिशु था उसी वक्त उस अपने बेटे को दे दिया था एक चरवाहे को, टू लीव आउट ऑन अ हिल साइड टू डाई विद अ पिन थ्रू इट्स एंकल्स, और उसके पैरों में कीलें चुभो दी और उसको पहाड़ी पर रखने को दे दिया कि ले जाओ इसे, और वहाँ पर ये बच्चा मर जाएगा, मरने के लिए दे दिया उसको। येट लियास वॉज किल्ड बाय रॉबर्स, अब जोकास्टा बता रही है कि देखो भविष्यवाणी ये हुई थी कि लियास को उसका बेटा मारेगा, लेकिन लियास को तो रॉबर्ट्स ने मारा, मतलब लुटेरों ने मारा। नॉट बाय हिज ओन सन, उसके अपने बेटे ने उसको नहीं मारा। प्रूफ दैट द ऑरिकल वॉज रॉन्ग, और ये इस बात का प्रमाण है कि ऑरिकल गलत था। बट समथिंग अबाउट हर स्टोरी ट्रबल्स इडिपस, लेकिन ये जो कहानी जोकास्टा ने सुनाई ये इडिपस को थोड़ा परेशान कर देती है। शी सेड दैट लियास वॉज किल्ड एट अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मीट, उसने ये बताया कि लियास उस जगह मारा गया था जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं। एंड दिस रिमाइंड्स इडिपस ऑफ एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज पास्ट, और ये बात उसको याद दिलाती है इडिपस को उसके अतीत की ही एक घटना। व्हेन ही किल्ड अ स्ट्रेंजर, जब उसने खुद एक अजनबी को मारा था, एट अ प्लेस, उस जगह पर, वेयर 3 रोड्स मेट, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। ही आस्क्स
हर टू डिस्क्राइब लियास। वो उससे कहता है अपनी पत्नी से कि लियास कैसा दिखता था, उसको ज़रा डिस्क्राइब करो, उसका वर्णन करो। एंड हर डिस्क्रिप्शन मैचेस हिज मेमोरी, और उसका जो वर्णन है वो उसकी मेमोरी से मैच करता है, वैसा ही दिखता है। येट जोकास्टा टेल्स हिम दैट द ओनली आई विटनेस टू लियास डेथ सोर दैट 5 रॉबर्स किल्ड हिम। फिर जोकास्टा उसको बताती है कि जो एकमात्र गवाह है लियास की मौत का, उसने कसम खाकर कहा था कि 5 डाकुओं ने लियास को मारा था। इडिपस समन्स दिस विटनेस। अब इडिपस उस गवाह को बुलाता है। While they wait for the man to arrive, Jocasta asks Oedipus why he seems so troubled. जब वो उस व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे हैं तो इस बीच जोकास्टा इडिपस से पूछती है कि आप इतने परेशान क्यों हो। इडिपस टेल्स हर द स्टोरी ऑफ हिज पास्ट। इडिपस जोकास्टा को अपने अतीत की कहानी सुनाता है। वंस व्हेन ही वॉज यंग, जब वो युवा था, अ मैन ही मेट टोल्ड हिम, एक व्यक्ति जिससे वो मिला था उसने बताया था दैट ही वॉज नॉट हिज फादर्स सन, कि वो अपने बाप का बेटा नहीं था। ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स अबाउट इट, इसके बारे में उसने अपने माँ बाप से भी पूछा। एंड दे डिनाइड इट, और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। स्टिल इट ट्रबल्ड हिम, फिर भी ये बात उसको परेशान करती रही। एंड ही इवेंचुअली वेंट टू एन ओरेकल टू आस्क, और फिर वो एक ओरेकल के पास गया ये इस सवाल का जवाब मांगने के लिए। द ओरेकल टोल्ड हिम दैट ही वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। अब ओरेकल ने उसको बताया कि वो अपने पिता की हत्या करेगा और माता से विवाह करेगा। दिस हैड सो फ्राइटेंड इडिपस दैट ही लेफ्ट हिज होम टाउन एंड नेवर रिटर्न। और इस बात ने इडिपस को इतना डरा दिया कि उसने अपना घर छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया और फिर कभी वहाँ वापस नहीं गया। ऑन हिज जर्नीज, अपनी यात्राओं में, ही केम अक्रॉस अ हॉटी मैन एट अ क्रॉस रोड्स। और रास्ते में क्या हुआ कि वो जहाँ 3 सड़कें मिलती हैं क्रॉस रोड्स पर, वहाँ एक हॉटी मैन मतलब घमंडी आदमी, लड़ाकू आदमी उसको मिला। एंड किल्ड दिस मैन व्हेन ही इंसल्टेड हिम, और इस आदमी को उसने मार डाला जब उसने इडिपस की इंसल्ट की। इडिपस इज अफ्रेड दैट द स्ट्रेंजर ही किल्ड माइट हैव बीन लियास, और इडिपस इस बात का डर है उसको कि जिस अजनबी को उसने मारा था वो लियास ही रहा होगा। इफ दिस इज द केस, अगर ये बात सच होती है, इडिपस विल बी फॉर एवर बेनिश्ड बोथ फ्रॉम थीव्स द पनिशमेंट ही सोर फॉर द किलर ऑफ लियास एंड फ्रॉम कोरिंथ हिज होम टाउन। काफ़ी लंबा सेंटेंस है तो पूरा पढ़ लेते हैं। होम टाउन बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ किलिंग हिज फादर एंड मैरिंग हिज मदर इफ ही रिटर्न्स। तो इडिपस कहता है कि अगर ये बात सच होती है और उसने ही लियास को मारा है तो वो हमेशा के लिए थीव से तो उसे बैनिशमेंट मिल ही जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यही पनिशमेंट उसने कसम खाकर कहा है कि जो लियास का हत्यारा होगा उसको थीव से निकाल दिया जाएगा। और दूसरा एंड फ्रॉम कोरिंथ, उसको कोरिंथ से भी निकलना होगा क्योंकि वो उसका होम टाउन है, उसका अपना घर है, और उसे डर है कि जैसी भविष्यवाणी है ओरेकल की कि वो अपने पिता की हत्या करके अपनी माँ से शादी करेगा, तो लौटने पर ऐसा हो सकता है कि गुस्से में वो पिता को मार डाले, माँ से शादी कर ले, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसलिए वो कोरिंथ भी नहीं जाएगा। If this eyewitness will swear that robbers killed Lias, then Oedipus is free. अगर ये जो गवाह आने वाला है, चश्मदीद गवाह है, वो आके ये बात प्रूव कर दे, साबित कर दे कसम खा के कि जिन्होंने लियास को मारा था वो रॉबर्स थे, डाकू थे, और इडिपस नहीं था, तो फिर इडिपस इज फ्री। इडिपस अपने जो उसका गिल्ट है, अपराध है, उससे आज़ाद हो जाएगा। एंड दिस इज़ वॉट ही प्रेज विल हैपन, और वो इस बात की प्रार्थना करता है ईश्वर से कि काश ऐसा ही हो। इडिपस एंड जोकास्टा एंटर द कैसल टू वेट फॉर द विटनेस। इडिपस और जोकास्टा महल में प्रवेश करते हैं उस चश्मदीद गवाह के आने का इंतजार करने के लिए। जोकास्टा कम्स बैक आउट ऑफ द कैसल। जोकास्टा किले से बाहर आती है ऑन हर वे टू द होली टेम्पल्स फॉर द प्रे, मैं क्या पढ़ रही हूँ, टू प्रे फॉर इडिपस। वो मतलब मंदिर जाना है उसको और इडिपस के लिए प्रार्थना करने जा रही है वो। अ मैसेंजर अराइव्स फ्रॉम कोरिंथ।
कोरिंथ से एक दूत आता है विद द न्यूज, ये खबर लेकर, दैट इडिपस फादर पोलिबस इज डेड, कि इडिपस के पिता पोलिबस की मृत्यु हो गई है। यानी जो जिस पिता ने उसको पाला था और जिसको मारने के डर से वो भाग कर आया था कोरिंथ से, तो उनकी मृत्यु हो गई है। ओवरजॉयड, बहुत खुश होकर, जोकास्टा सेंड्स फॉर इडिपस, जोकास्टा इडिपस को बुलाती है। ग्लैड दैट शी हैज़ इवन मोर प्रूफ इन द यूजलेसनेस ऑफ ऑरेकल्स, और इस बात से खुश होकर कि उसके पास और भी बड़ा प्रमाण है इस बात का कि ये ऑरेकल्स कितने यूजलेस हैं, कितने बेकार हैं। इडिपस रिजॉइसेस, इडिपस खुश होता है, बट देन स्टेट्स दैट ही इज स्टिल एफ्रेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑरेकल्स प्रोफेसी, लेकिन वो ये कहता है कि अभी भी मुझे डर है कि जो ऑरेकल की प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, उसके दो पार्ट थे। पहला ये कि इडिपस अपने बाप को मारेगा, और तो ये तो अब हो नहीं सकता क्योंकि पोलिबस की मृत्यु हो गई। अब जो आधी बची हुई प्रोफेसी है कि वो अपनी माँ से शादी करेगा, अभी उसका डर उसे सता रहा है। दैट ही विल मैरी हिज मदर, कि वो अपनी माँ से शादी करेगा। द मैसेंजर एश्योर्स हिम, अब मैसेंजर उसको विश्वास दिलाता है दैट ही नीड नॉट फियर, कि भाई डरो मत अप्रोचिंग कोरिंथ, कोरिंथ जाने से, सिंस मेरोप हिज मदर इज नॉट रियली हिज मदर। अब देखिए उसने मतलब एक अच्छे इरादे से ये खुलासा किया, लेकिन ये जो खुलासा है यही मुसीबत हो गया। आप देखिए तो वो क्या कह रहा है दूत कि भाई तुम कोरिंथ जाने से मत डरो, क्योंकि मेरोप जो कि तुम्हारी माँ है वो तुम्हारी वास्तविक माँ नहीं है। तुम मेरोप के पेट से पैदा नहीं हुए हो। यानी पहले तो पोलिबस मर गया तो वो खुश हो रहा था, अब उसे डर है कि मेरोप से कहीं शादी ना कर ले, तो वो कहता है मेरोप तुम्हारी माँ नहीं है, और अगर ऐसा हो भी जाता है, शादी कर भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है, एंड फॉर दैट मैटर, और इस वजह से पोलिबस वॉजंट हिज फादर आइदर, पोलिबस उसका पिता भी नहीं था। स्टंड, अब बड़ा आश्चर्यचकित होता है, एकदम पत्थर बन जाता है इडिपस। इडिपस आस्क्स हिम हाउ ही नोज दिस, तो इडिपस उस दूत से पूछता है कि भाई तुम ये बात जानते कैसे हो। द मैसेंजर रिप्लाइज, दूत ये जवाब देता है दैट के सालों पहले, ईयर्स एगो, सालों पहले, अ मैन गेव अ बेबी टू हिम, एक आदमी ने उसको एक बच्चा दिया था, एंड ही गेव दिस बेबी टू द किंग एंड क्वीन ऑफ कोरिंथ, और वही बच्चा उसने कोरिंथ के राजा रानी यानी कि पोलिबस और मेरोप, इनके नाम जरूर याद रखिएगा अच्छे से, उनको दे दिया था। एंड दिस बेबी वॉज इडिपस हिमसेल्फ, और यही बच्चा खुद इडिपस है। द डेबिलिटी ऑफ इडिपस एंकल्स इज टेस्टामेंट टू द ट्रुथ ऑफ द टेल, और एडिपस के एंकल्स पर जो निशान हैं, जो मतलब कीलें ठोकी गई थी, तो कीलों के निशान हैं, वो इस बात का प्रूफ है, प्रमाण है, बिकॉज द बेबीज फीट हैड बीन पिन्ड थ्रू द एंकल्स, क्योंकि उस बच्चे के पैरों में कील ठोकी गई थी, एंकल्स पैसे होकर, एंकल्स जो टखने होते हैं उन पैसे लेकर कीलें ठोकी गई थी। इडिपस आस्क्स द मैसेंजर हु गेव द बेबी टू हिम, अब इडिपस उस दूत से पूछता है कि भाई वो बच्चा तुम्हें किसने दिया था, यानी मुझे, इडिपस को, तुम्हें किसने दिया था। एंड ही रिप्लाइज दैट इट वॉज वन ऑफ लियास सर्वेंट्स, और वो जवाब देता है कि ये लियास का एक सेवक था। अब तो बात और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई। इडिपस सेंड्स हिज मैन आउट टू फाइंड दिस मैन, अब इडिपस अपने आदमी भेजता है कि भाई उस बंदे को बुला के लाओ। The messenger suggests that Jocasta should be able to help identify the man, और मैसेंजर ये भी कहता है कि भाई जोकास्टा उस आदमी को पहचान ही लेगी, क्योंकि लियास का आदमी है, और लियास के आदमी ने वो बच्चा दिया है, तो जाहिर सी बात है जोकास्टा भी उस आदमी को पहचानती है। सडनली फिगरिंग आउट द हॉरिबल ट्रूथ, अब अचानक से सारा भयानक सत्य सामने आ जाता है, और जोकास्टा बेग्स इडिपस नॉट टू कैरी थ्रू विद हिज इन्वेस्टिगेशंस, अब जोकास्टा इडिपस से कहती है कि भाई आप ये अपने जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकात है, इसको यहीं रोक दो, और आगे इन्वेस्टिगेशन मत करो इस मामले में, इसको यहीं रोक दो। इडिपस रिप्लाइज, इडिपस जवाब देता है दैट ही स्वोर टू अनरेवल दिस मिस्ट्री, कि उसने कसम खाई थी इस रहस्य का उद्घाटन करने की,
एंड ही विल, और वो ऐसा करके रहेगा, इस रहस्य को उजागर करके रहेगा। जोकास्टा रन्स इनसाइड द कैसल, अब जोकास्टा दौड़कर कैसल के अंदर जाती है, सेइंग अ फाइनल फेयरवेल टू इडिपस, इडिपस को अंतिम अलविदा कह के, क्योंकि सारा सच अब उसके सामने आ गया। इडिपस अगेन स्वीयर्स, इडिपस फिर से कसम खाता है दैट ही विल फिगर आउट दिस सीक्रेट, कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, नो मैटर हाउ वाइल द आंसर इज, चाहे इसका जवाब कितना भी वाइल माने बुरा हो। ही एज्यूम्स दैट जोकास्टा इज ashamed एट हिज सीमिंगली लो बर्थ, अब वो इस बात को मानता है कि जोकास्टा अंदर चली गई है, और किस लिए चली गई है इसका अंदाज़ा वो ये लगाता है कि उसके लो बर्थ की वजह से वो अशेम्ड है, यानी शर्मिंदा है कि इडिपस नीच जाति का है, मतलब कहीं किसी गरीब के घर में पैदा हुआ है, तो इस वजह से, और उसने शादी कर ली, वो तो ये सोच रही थी किसी महान व्यक्ति से शादी की है, लेकिन ये जो इडिपस है वो किसी मतलब निचले तबके के वो बिलोंग करता है, और ये इतने निचले तबके के आदमी से शादी करके वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही है, इसलिए वो अंदर भाग गई है, क्योंकि अभी सच का एहसास इडिपस को नहीं हुआ है। द कोरस सेंसेस दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, अब कोरस को ये एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इडिपस मैन लीड इन एन ओल्ड शेफर्ड हु इज एफ्रेड टू आंसर इडिपस क्वेश्चंस, इडिपस के लोग एक बूढ़े चरवाहे को लेकर आते हैं जो इडिपस के सवालों का जवाब देने से डर रहा है, बट फाइनली ही टेल्स इडिपस द ट्रुथ, लेकिन अंततः वो इडिपस को सच बताता है। ही डिड इन फैक्ट गिव द मैसेंजर अ बेबी बॉय, वो बताता है कि वास्तव में मैंने इस दूत को एक लड़का दिया था, बच्चा था जो कि मेल चाइल्ड था, एंड दैट बेबी बॉय वॉज लियास सन, और वो जो लड़का था वो लियास का ही बेटा था। द वेरी सेम सन दैट जोकास्टा एंड लियास लेफ्ट ऑन अ हिल साइड टू डाई बिकॉज ऑफ द ऑरेकल्स प्रोफेसी, वही बच्चा जो कि जोकास्टा और लियास ने मतलब पहाड़ी पर छोड़ने को कहा था कि भाई ये प्रोफेसी हुई है, भविष्यवाणी हुई है कि यही बच्चा लियास का मर्डर करेगा और जोकास्टा से शादी करेगा, इसलिए उन्होंने वो बच्चा मरने को छोड़ दिया था, और वही बच्चा मैंने इस दूत को दिया था, इस बात को वो स्वीकार कर लेता है। और तो अब तो भाई राज खुल गया कि जो बच्चा था वो इडिपस खुद है। फाइनली द ट्रूथ इज आउट, और अंततः सच सामने आ जाता है, एंड इडिपस रन्स इन टू द कैसल, और इडिपस महल की ओर दौड़ता है, रोरिंग विद एंग्विश, बहुत दर्द से दहाड़ते हुए, पीड़ा से दहाड़ते हुए। ही ग्रैब्स अ सोर्ड, वो एक तलवार निकालता है, एंड सर्चेस फॉर जोकास्टा, और जोकास्टा की तलाश करता है, विद द इंटेंट टू किल हर, उसे मारने के इरादे से। बट व्हेन ही एंटर्स हर चैम्बर, लेकिन जब वो उसके कमरे में प्रवेश करता है, ही फाइंड्स दैट शी हैज़ हैंग्ड हरसेल्फ, तो वो ये पाता है कि उसने पहले ही अपने आप को फांसी लगा ली है। ही टेक्स द गोल्ड ब्रूचेस विद which she had fastened her dress and gouges his eyes out, तो उसके जो सोने के ब्रूचेस थे, साड़ी में पिने लगाती हैं स्त्रियां, क्लिप लगाती हैं, तो वो ब्रूचेस कहलाते हैं, वो निकालता है और अपनी आंखें उससे निकाल देता है, मतलब अपने आप को अंधा कर लेता है, अपनी आंखें निकाल देता है। ही एंटर्स द स्टेज अगेन, और फिर से वो रंगमंच पर सामने प्रवेश करता है, विद ब्लड स्ट्रीमिंग फ्रॉम हिज नाउ ब्लाइंड आईज, और खून की धारा बह रही है उसकी अंधी आंखों से, आंखें उसने अपनी नोच डाली हैं ब्रूचेस से और उनमें से खून बह रहा है। ही क्राइज आउट, वो चिल्लाता है, दैट ही हु हैज सीन एंड डन सच वाइल्ड थिंग्स शैल नेवर सी अगेन, कि उसने ही बैग्स द कोरस टू किल हिम, वो कोरस से इल्तिजा करता है, विनती करता है कि मुझे मार डालो। क्रियोन एंटर्स, क्रियोन प्रवेश करता है, हैविंग हर्ड द एंटायर स्टोरी, पूरी कहानी सुनने के बाद, एंड बैग्स इडिपस टू कम इनसाइड, और इडिपस से कहता है कि अंदर आओ।
वेयर ही विल नॉट बी सीन, जहाँ उसको देखा नहीं जा सकेगा. इडिपस बेग्स हिम टू लेट हिम लीव द सिटी. इडिपस उससे इल्तिजा करता है कि मुझे शहर छोड़ने की इजाज़त दो. एंड क्रियोन टेल्स हिम दैट ही मस्ट कंसल्ट अपोलो फर्स्ट. और क्रियोन उससे कहता है कि भाई तुम पहले मैं पहले अपोलो से कंसल्ट करता हूँ. Oedipus tells him that banishment was the punishment he declared for Leah's killer. Oedipus कहता है क्रियोन से कि बैनिशमेंट यानी वनवास ही वो पनिशमेंट था, दंड था जो कि उसने घोषणा की थी लियास के हत्यारे के लिए. एंड क्रियोन एग्रीज विद हिम, और क्रियोन भी उससे सहमत होता है कि हाँ तुमने यही घोषणा की थी और तुम्हें वनवास हो जाएगा. Before he goes, though, Oedipus asks to see his daughters and begs Creon to take care of them. लेकिन जाने से पहले इडिपस अपनी बेटियों से मिलना चाहता है और क्रियोन से ये दरख्वास्त करता है कि मेरी बेटियों की देखभाल करना, उनका ख्याल रखना. Then Oedipus is led away and Creon and the girls go back in the castle. फिर इडिपस को ले जाया जाता है और क्रियोन और उसकी जो बेटियां हैं वो वापस महल में जाते हैं, किले में जाते हैं. द कोरस अलोन लेमेंट्स द सैड स्टोरी ऑफ इडिपस. अकेला कोरस यहाँ पर विलाप करता है इडिपस की इस दुखद कहानी के ऊपर. द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन, यानी महानतम व्यक्ति, हु फेल सो लो, जो इतना नीचे गिर गया. यानी हालांकि वो जानबूझकर नहीं गिरा, उसके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था, पहले ही उसके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी और उसके पैदा होने के बाद भी ओरेकल ने भविष्यवाणी की थी. तो वो एक तरीके से भाग्य के हाथों, नसीब के हाथों मजबूर था, जानबूझकर नहीं किया था. द मेजर थीम एक्सप्लोर्ड इन इडिपस रेक्स इज दैट फेट एंड कैरेक्टर आर इंटरट्वाइंड. तो जो मुख्य विषय वस्तु है इस ड्रामा इडिपस रेक्स की वो ये है कि जो भाग्य है और चरित्र है वो इंटरट्वाइंड में, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं. इडिपस इज ओनली फेटेड टू परफॉर्म सच डिटेस्टेबल एक्ट, but his very behavior which leads him to doing these determines his fate. तो इडिपस का ये भाग्य था कि उसे ऐसी घृणित कार्य उसको करने थे और उसका जो बिहेवियर था उसी ने उसका जो भाग्य है वो निश्चित भी किया. यानी एक कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वे अवॉइड कर सकता था. मैं पहले भी कई बार इस चीज़ को डिस्कस किया है कि इडिपस जब जानता था, उसके बारे में ये भविष्यवाणी हुई थी कि तुम भाई अपने पिता को मारोगे, माँ से शादी करोगे, तो उसे दो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए थी. एक तो अपनी उम्र से बड़े किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए थी और दूसरा अपनी उम्र से बड़ी किसी महिला से शादी नहीं करनी चाहिए थी. और ये दोनों ही काम उसने किए. तो एक तरीके से उसका कैरेक्टर भी इस बात के लिए जिम्मेदार था. The crimes that he committed against his father and mother were repugnant but not as detestable as that of ignoring the very signs which could have averted the tragedy. लेकिन जो अपराध उसने किए वो तो घृणित थे ही, रिपग्नेंट मतलब वही घृणित होता है. लेकिन उसका जो उसने जो इग्नोर किया साइंस, देखिए जो ग्रीक ड्रामा का एक टर्म है जिसको हेमर्टिया बोलते हैं, मैंने पहले कई बार डिस्कस किया है हेमर्टिया को. और हेमर्टिया का मतलब होता है मिसिंग द मार्क. ये टर्म जब मैं पोइटिक्स पढ़ा रही थी एरिस्टोटल की तो वहाँ पर आया था ये टर्म. तो मिसिंग द मार्क मतलब जो साइंस आपको दिख रहे हैं, जो संकेत आपको मिल रहे हैं, उनको आपने मिस किया, मिसिंग द मार्क. तो इग्नोर किया. यहाँ पर भी हेमलेट नहीं, इडिपस ने उसने उन संकेतों को इग्नोर किया जो उसका भाग्य उसको दे रहा था. तो इससे वो क्या है, ट्रेजेडी एवर्ट की जा सकती, एवर्ट माने अवॉइड की जा सकती, बचा जा सकता था इस ट्रेजेडी से अगर वो उन संकेतों को पढ़ता और उन पर अमल करता. जैसे मैंने कहा कि किसी वृद्ध व्यक्ति को न मारता, किसी अपनी उम्र से बड़ी महिला से शादी ना करता. तो ये उसका हेमर्टिया रहा, उसका मिसिंग द मार्क. उसने जो संकेत थे उनको, उनकी अवहेलना की, अनदेखी की. बाय नॉट पेइंग हीड टू द ऑरेकल और फॉलोइंग अप ऑन द रूमर्स अबाउट हिज हेरिटेज. यानी जो ऑरेकल का ने कहा था उस पर भी उसको ने ध्यान नहीं दिया और जो उसकी हेरिटेज के बारे में, उसकी आनुवंशिकता के बारे में जो र्यूमर्स थी, अफवाहें थी, उन पर भी उसने ध्यान नहीं दिया.
एडिपस सेट इनटू मोशन द फेट दैट वाज ऑर्डेन्ड हिम, यानी उसने उस भाग्य को आगे बढ़ा दिया, उसने भाग्य की एक तरीके से मदद की जो उसके लिए सुनिश्चित था, है ना, चाहता तो अब भाग्य का रास्ता वो रोक सकता था. हिज presumption and arrogance about who he was led to his fall. यहाँ LED होना चाहिए वैसे, यानी वो जो उसका प्रिजम्पशन होता है, पहले से चीज़ों को सोच लेना, और उसके अंदर जो घमंड की भावना थी, उनकी वजह से उसका फॉल हुआ, उसका पतन हुआ. सोफोक्लीज बिलीव्ड दैट ह्यूमंस हैव फ्री विल. सोफोक्लीज का मानना है कि ह्यूमंस के पास जो विल है वो फ्री है, आज़ाद इच्छा होती है उनके पास, येट दे, फिर भी वो आर लिमिटेड बाय अ लार्जर ऑर्डर, यानी उनको लिमिटेड माने उनको रास्ता रोक दिया जाता है, उनको सीमित कर दिया जाता है. वो जो लार्जर ऑर्डर है, यानी जो भाग्य ने लिखा हुआ है, दैट कंट्रोल्स ऑल थिंग्स, जो सारी चीज़ों पर का नियंता है, नियंत्रण करने वाला है. बाय गोइंग अगेंस्ट द लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर इडिपस फेट वॉज डिटरमिन्ड, यानी जो लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर जो भाग्य है एक तरीके से, उसके खिलाफ जाकर इडिपस का भाग्य डिटरमिन हुआ था. अल्टीमेटली इट इज इडिपस हु चूजेस हिज पाथ, अंततः ये इडिपस ही है जो जिसने अपना रास्ता चुना था. द वन ऑफ इग्नोरेंस रेदर देन क्लैरिटी, उसने अज्ञानता का रास्ता चुना बजाय क्लैरिटी के. यानी जब भविष्यवाणी हुई थी, ओरेकल के पास वो खुद गया था और उसने ओरेकल से पूछा कि भाई मैं कौन हूँ, क्या मैं अपने माता पिता की औलाद हूँ कि नहीं, तो ओरेकल ने ये कहा कि तुम अपने पिता को मारोगे और माँ से शादी करोगे, मतलब उसके सवाल का जवाब न देकर ये भविष्यवाणी कर दी. तो उसको वापस जाना चाहिए था, और जो इग्नोरेंस थी उसके दिमाग में, क्योंकि वो उसको सुनिश्चित करना चाहिए था, कंफर्म करना चाहिए था कि आखिर माजरा है क्या, बजाय इसके कि वो रणछोड़ दास बन गया, मतलब भाग खड़ा हुआ अपनी परिस्थितियों से, दूसरी जगह चला गया, थीब्स में आ गया कोरिंथ को छोड़कर. तो उसे कोरिंथ वापस जाना चाहिए था और चीज़ों को कंफर्म करना चाहिए था, और ये उसके लिए बहुत डेंजरस, खतरनाक साबित हुआ. तो उसने क्या रास्ता चुना, इग्नोरेंस का बजाय क्लैरिटी का. एंड इन डूइंग सो ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस, और ऐसा करके जो भी उसके साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी उसको खुद ही लेनी पड़ेगी कि भाई अपने काम के लिए वो अपने कर्तव्य, अपने कार्यों के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए खुद जिम्मेदार था, है ना. भाग्य तो था ही, लेकिन वो खुद भी कम जिम्मेदार नहीं था. अ माइनर थीम, और एक और जो छोटी थीम है, विषय वस्तु है इस ड्रामा की, इज दैट ऑफ सेल्फ नॉलेज एज बीइंग अ की टू अंडरस्टैंडिंग वंस प्लेस इन द यूनिवर्स. कि भाई अगर आप सेल्फ नॉलेज रखेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तो वो एक की है, माने कुंजी है, चाबी है, टू अंडरस्टैंडिंग, समझने की, वंस प्लेस, कि आपकी जगह क्या है इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में. आपको अगर अपनी जगह जाननी है तो अपने आप को समझना होगा. It is only through Oedipus' inquiry into his heritage that he discovers the painful truth of who he is and what it means to be human. यानी जब वो अपने बारे में, अपनी हेरिटेज के बारे में, अपनी आनुवंशिकता के बारे में इंक्वायरी करता है, जानकारी करता है, तब उसको ये दुखद सच पता चलता है कि वो कौन है और इंसान होना क्या है. तो जो इंक्वायरी उसने बाद में की, वही इंक्वायरी उसने पहले कर ली होती, है ना. जब ओरेकल ने भविष्यवाणी की थी तो वापस कोरिंथ जाकर यही इंक्वायरी कर ली होती तो शायद वो बच जाता. Although he must abdicate the throne, abandon his family and destroy his family as well as his sight, Oedipus is given the insight of self-knowledge. हालांकि अब उसको ये क्या करना है, अपनी गद्दी त्यागनी है, अपना परिवार त्यागना है. अपने परिवार का उसने सर्वनाश कर दिया, अपनी आई साइट उसने सब उसको छोड़ना पड़ा, वो भी नष्ट करनी पड़ी. इडिपस को दी गई है, एक इंसाइट दी गई है सेल्फ नॉलेज की, यानी आप अपने बारे में जान सकते हैं. ये हर इंसान को एक ताकत दी है, मतलब ईश्वर ने दी हुई है. His blindness therefore becomes ironic, as it is only when he loses his insight that he actually gains the insight into himself he did not have before. तो उसका अंधा होना एक आयरनिक है, विडंबना से भरा हुआ है, क्योंकि जब उसकी
आंखें थीं तब वो सच्चाई को नहीं जान पाया, उसने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा, उसने सच को जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जब उसकी आंखें चली गई हैं तब उसको मौका मिला है अपने इंट्रोस्पेक्शन करने का, यानी अपने अंदर झांकने का, अपनी अंतरात्मा में झांकने का कि भाई जिंदगी में उसने क्या गलत किया है ना, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, इस बात का एक आत्मनिरीक्षण करने का अब उसको मौका मिला है। जब तक आंखें थीं तब तक वो नहीं जान पाया अपने आप को। The mood of the play from the beginning to the end is of devastation, destruction and gloom. तो जो मूड है यानी जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फियर है इस नाटक का, शुरू से लेके आखिर तक विनाश और विपत्ति और अंधेरा, वही सारा पूरा एटमॉस्फियर है नाटक का। द प्ले ओपन्स विद थीव्स सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर प्लेग ड्यू टू एन अनरिजॉल्व्ड मर्डर। और जब ये नाटक खुलता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ही था, कि जो थीव्स है, थीव्स राज्य है, वो पीड़ित है एक भयानक बीमारी से, एक प्लेग वहाँ पर फैला हुआ है और एक मर्डर का रहस्य है जो कि खुल नहीं रहा है, किसने किया, क्यों किया। तो वैसा एटमॉस्फेयर, वैसा वातावरण शुरुआत से है। दिस मूड ऑफ सफरिंग एंड पॉल्यूशन इज एम्फेसाइज्ड एट द प्ले एज द प्ले प्रोसीड्स। और जैसे जैसे ये नाटक आगे बढ़ता है तो ये जो एटमॉस्फेयर है और प्रगाढ़ होता जाता है और गहरा हो जाता है, जो पीड़ा है बढ़ती जाती है, जो पॉल्यूशन है, जो एक तरीके का प्रदूषण है, वो सब कुछ बढ़ता जाता है। That the whole kingdom must suffer for the sins of one man reveals how dynamic the universe in Greek tragedy is. कि एक बंदे के पाप की सजा पूरा राज्य भोग रहा है, तो ये दिखाता है कि जो ग्रीक ट्रेजेडी है, यूनानी ट्रेजेडी है, उसमें यूनिवर्स किस तरीके से कार्य करता है, जो कायनात है वो किस तरीके से काम करती है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, मतलब हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, यानी एक व्यक्ति पूरे समाज से और पूरा समाज एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। एंड विंडिकेशन मस्ट बी सॉट इन ऑर्डर फॉर द किंगडम टू रिगेन इट्स नॉर्मलसी। और विंडिकेशन माने होता है बदला, बदला लिया जाना है उस व्यक्ति के ऊपर जिससे कि जो किंगडम है, जो राज्य है, वापस नॉर्मलसी में चला जाए, वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाए। उसके लिए उस व्यक्ति को अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। The suffering which begins as a phenomenon in the kingdom eventually concentrates on the pain and suffering of the royal family. यानी जो ये पीड़ा की, जिस दर्द की, जिन परेशानियों की शुरुआत हुई थी इस राज्य में, अंततः वो जो रॉयल फैमिली है उसकी वजह से शुरू हुई, पूरे राज्य ने भोगा, यानी पीड़ित पूरा राज्य हुआ। पूरे राज्य में जो फसलें हैं वो खराब हुई, पूरे राज्य में महिलाओं के मरे हुए बच्चे पैदा हुए, तो किसकी वजह से पैदा हुए? रॉयल फैमिली की वजह से पैदा हुए। अब उस पीड़ा की का जो बदला चुकाया, अब रॉयल फैमिली उस पीड़ा का बदला चुकाती है। तो उनकी उस रॉयल फैमिली के पाप की सजा पूरे राज्य ने भोगी, अब पूरे राज्य की पीड़ाओं का बदला चुकाना होगा इस रॉयल फैमिली को। तो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं। द ग्रीक्स डिड नॉट परमिट कॉमिक इंटरल्यूड्स इन ट्रेजेडीज। एक और ख़ास बात है, जैसे कि जब आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ते हैं, मेरे साथ आपने हेमलेट पढ़ा है, ओथेलो पढ़ा है, मैकबेथ पढ़ा है, किंग लियर बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी। तो इन ट्रेजेडीज़ में आप देखते हैं कि बीच बीच में कॉमिक सीन्स हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉमिक सीन ग्रीक ट्रेजेडी में नहीं होता। एरिस्टोटल भी इसके एकदम सख्त खिलाफ है कि ये इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप इडिपस रेक्स में कहीं भी इस तरीके की इंटरल्यूड, कॉमिक इंटरल्यूड नहीं देखते हैं। एज दे वुड डाइल्यूट द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी। इससे क्या है, ट्रेजेडी का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो कम हो जाएगा, ऐसा यूनानी साहित्यकार मानते थे। इन सच अ केस, ऐसे मामले में द अल्टीमेट एम ऑफ अ ट्रेजेडी दैट बीइंग कैथारसिस वुड बिकम इम्पॉसिबल। और उनका ये मानना था कि जो अल्टीमेट फंक्शन है ट्रेजेडी का, जो उद्देश्य है, कैथारसिस, कैथारसिस जो टर्म है पोइटिक्स में आता है। पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दी है ट्रेजेडी की, उसमें फंक्शन बताया है कि ट्रेजेडी को
पिटी एंड फियर, ये दो भावनाएं दर्शकों के हृदय में जागृत करनी होती हैं, और ये फंक्शन कैथारसिस का कहलाता है। उनको प्यूरिफाई करना होता है, उनको परगेट करना होता है, परगेशन होता है इन भावनाओं का। तो ये फंक्शन वुड बिकम इम्पॉसिबल, ये असंभव हो जाएगा। यानी बीच बीच में जब वो हंसेंगे तो फिर जो पिटी और फियर की जो भावनाएं हैं वो पैदा नहीं हो पाएंगी, उनका परगेशन नहीं हो पाएगा। Therefore, इसीलिए इवन इन इडिपस देयर इज नो कॉमिक सीन्स, इडिपस में भी कोई भी हास्य दृश्य नहीं है। द सोम्बर, सैड एंड डिस्टर्ब्ड मूड डोमिनेट्स द एंटायर प्ले। तो एक गंभीर, दुखद और परेशानियों से भरा हुआ एटमॉस्फेयर, वातावरण पूरा इस नाटक को डोमिनेट करता है, उस पर हावी रहता है। हर वक्त एक सीरियसनेस इस नाटक पर हावी रहता है। तो ये थी समरी और कुछ थीम्स थी। थोड़ा आपको इस नाटक का एक आपके दिमाग में एक फिगर बन गई होगी इतना जानने के बाद। अब मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगी आपके लिए, और जब वक्त मिलेगा मेरे पास, क्योंकि मैं इसके साथ अन्याय नहीं करना चाहती, नाटक के साथ पूरे मन से पढ़ाऊंगी, एक एक शब्द पढ़ाऊंगी। और क्योंकि ये ग्रीक ड्रामा है, कई लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है, तो जिस ट्रांसलेशन को मैं पढ़ाऊंगी वो मैं अभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। वो ट्रांसलेशन आप अपने पास डाउनलोड करके उसकी कहीं से बुक से अरेंज करके आप अपने पास तैयार रखें, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो। फिलहाल तो इतना वक्त नहीं है बेटा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।